नमस्कार, इट इज शशांक शर्मा। वेलकम टू JAM-AID-G। टुडे नाउ टॉक अबाउट फिलासफी ऑप्शनल पेपर। तो फिलासफी के हम ऑप्शनल पेपर की आज बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ है, तो चलेगा इसको हम देखते हैं किस तरह का पेपर आपका आता है। ठीक है, तो जियोग्राफी का हमने आपका कवर करा दिया है, चलेगा फिलासफी के पेपर की हम बात करते हैं। तो निम्न में से जो देखिएगा, प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 150 शब्दों में आपको यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर देना है। ठीक है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका लगभग एक क्वेश्चन का उत्तर आपको 150 वर्ड्स में यहाँ पर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बता रहा है कि अरस्तु द्रव्य पर आकार की तथा संभाव्यता पर यथार्थता की वरीयता के लिए किस प्रकार युक्ति प्रस्तुत करते हैं। इस पर आपको समालोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो जो अरस्तु द्रव्य है उस पर आपको आकार की और इसकी संभाव्यता पर यथार्थता, ठीक है, यथार्थता की वरीयता के लिए किस प्रकार यहाँ पर युक्ति प्रस्तुत करते हैं वो यहाँ पर आपको विवेचना प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके पश्चात लाइब्निज की चिंदड़ू की अवधारणा उनके नीतिवाद तथा स्वतंत्रता संबंधित विचारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, उस पर भी अपनी टिप्पणी के साथ आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। ठीक है, तो जिन लोगों को इंग्लिश में है तो वो आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो लाइब्निज की चिंदड़ू की अवधारणा के लिए उनके नीतिवाद तथा स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये उनकी टिप्पणी के साथ यहाँ पर विवेचना करनी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में आपका कह रहा है, हुर्शल के अनुसार मनोविज्ञानवाद में क्या समस्या है। मतलब मनोविज्ञानवाद में क्या समस्या है, ये हुर्शल के अनुसार आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, हुर्शल अपनी संवर्तन शास्त्रीय विधि में मनोविज्ञानवाद संबंधी समस्याओं का क्या निवारण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बतानी है हुर्शल के अनुसार समस्या क्या है वो आपको तो बतानी है, साथ ही साथ उसमें जो निवारण है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में आपको बताना है, हेगल के निरपेक्ष प्रियवाद के आलोक में व्यवहारिक जगत की भी आपको सत्यता का परिचय देना है। तो हेगल के निरपेक्ष प्रत्यवाद के आलोक में आपको व्यवहारिक जगत की भी सत्यता का यहाँ पर आपको परीक्षण करना है। ठीक है, यह चीज़ भी आपको लिखनी है और ये सारे क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में यहाँ पर देखने मतलब बताने हैं। उसके पश्चात अतिमानव की आत्मा शुभ है, तार्किक प्रत्यक्षवाद के आलोक में उपयुक्त कथन का भी आपको समीक्षात्मक परीक्षण करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसके पश्चात ये देखिएगा आप लोग, इसमें बता रहा है कि मैं स्वयं को किसी भी समय प्रत्यक्ष से रहित नहीं पाता हूँ तथा ना ही मैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी का अवलोकन कर पाता हूँ। हुम का यह कथन किस प्रकार का व्यक्तिक तादात्म्य की दार्शनिक अवधारणा का समस्यायीकरण करता है। कांट अपने क्रिटिका फ्योरोजन में इस समस्या का किस प्रकार से अन्वेषण करते हैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, फिर आते हैं, मूर के निम्न में से किस कथन की समालोचनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूर के निम्नलिखित जो कथन है उनमें आपको यहाँ पे विवेचना करनी है। यदि कोई व्यक्ति हमें कहे कि यह कहना है कि नीला विद्यमान है, यह कहने के समतुल्य है कि नीला तथा चेतना दोनों विद्यमान है, तो वह व्यक्ति त्रुटि तथा एक आत्म व्याप्ति त्रुटि करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। इसकी हमको समालोचनात्मक भी विवेचना करनी है। ठीक है, समझ में इतनी बात आप सभी को आ रही होगी। उसके पश्चात मेरा अपनी अवधारणा को तार्किक परमाणुवाद की संज्ञा देने का कारण यह है कि विश्लेषण द्वारा प्राप्त अंतिम अवशेष के रूप में जिन परमाणुओं पर हम पहुंचते हैं वे तार्किक परमाणु हैं, ना कि भौतिक परमाणु। उपयुक्त जो आपको कथन है उसमें आपको आलोक में रसल के अनुसार परमाणविक तथ्यों के स्वरूप पर भी आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, एकल व्यक्ति की समस्या के संदर्भ में आपको आत्मनिष्ठा ही सत्य है, इसमें आपको
कीर्केगार्ड का क्या तात्पर्य है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो मतलब जो एकल व्यक्ति की समस्या की संदर्भ है उसमें आपको आत्मनिष्ठा ही सत्य है, उस कथन में आपको कीर्केगार्ड का क्या तात्पर्य है वो चीज़ बतानी है। उसके पश्चात स्ट्रासन के मौलिक विशेष सिद्धांत के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ चिंतन में देश कलिक चिंतन की भूमिका का भी आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है। ओके, फिर आपको बताना है कांट के अनुसार विशुद्ध तर्क बुद्धि कब प्रतिषेध के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। क्या कांट की विशुद्धि तर्क बुद्धि की प्रतिषेध की अवधारणा उनके द्वारा प्रतिपादित व्यवहार सत्य तथा परमार्थ सत्य के भेद की प्राकृतिक परिणति है। ठीक है, अपने उत्तर के पक्ष में युक्ति भी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करनी है और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। हम जिस रूप से निर्मित हो गए हैं हम उसमें से सदैव कुछ और का भी निर्माण कर सकते हैं। सार्थक है इस कथन की उनकी अस्तित्ववाद से संबंधित विचार हैं, उनके संदर्भ में भी आपको समालोचनात्मक विवेचना करनी है। ईश्वरीय स्वरूप की अनिवार्यता में अनंत वस्तुओं का भी अनंत प्रकार से प्रतिफलन होना अवश्य भावी है। सिरपनोत्रा के इस कथन की कुछ संभावित आलोचनाओं सहित भी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है, खैर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग उसको सुनिएगा। ठीक है, किंतु क्या हम एक ऐसी भाषा की भी कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने अंदरूनी अनुभवों, अपने भावों, मनोदशाओं आदि का लिखित अथवा मौखिक संप्रेषण अपने निजी प्रयोग के लिए कर सके। विट्गेनस्टाइन के द्वारा इस प्रश्न के दिए गए समालोचनात्मक विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी विवेचना कर देनी है, बाकी इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहें वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे आपको प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे आपका पहला है कि जैन दर्शन के अनुसार कर्म की अवधारणा का परीक्षण कीजिएगा, तो आपको कर्म की अवधारणा का परीक्षण करना है किसके अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार। उनके मोक्ष की अवधारणा पर इसका किस तरह का इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो उनके जो मोक्ष की अवधारणा है उसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो बताना है। उसके पश्चात संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि के भेद की भी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ओके, संप्रज्ञात समाधि और आपकी असंप्रज्ञात समाधि के भेद की विवेचना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। मीमांसा के अनुसार स्मृति प्रेमा क्यों नहीं है? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है मीमांसा के अनुसार बताना है कि स्मृति प्रेमा क्यों नहीं है। दैंत वेदांत में प्रश्नविद भेद के महत्व को दर्शाइएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, क्लियर है। फिर उसके पश्चात जो ई आता है उसमें आपको बताना है निम्बार्क के अनुसार अचित के स्वरूप एवं प्रकार हैं जितने भी, उनकी भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, उसके पश्चात बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद की अवधारणा किस प्रकार से प्रतीतत्व समुपाद की अवधारणा का तार्किक प्रतिफलन है, उसकी भी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो बौद्ध दर्शन में आपको क्षणिकवाद की अवधारणा, ठीक है, किस प्रकार से आपकी प्रतीतत्व समुत्पाद की अवधारणा का तार्किक प्रतिफलन है, उसकी भी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। चंबार्को द्वारा आकाश के सत्य के अवयव के रूप में खंडन का समालोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है तथा उनकी आत्मा के पुनर्जन्म की आलोचना का भी आपको परीक्षण करना है। उसके पश्चात असत्य कार्यवाद के संदर्भ में आपको अन्यथ सिद्ध एवं अनन्यथ सिद्ध की अवधारणा की भी व्याख्या करनी है। तो किस किस की? अनैथ सिद्ध और आपका अनन्यथ सिद्ध की जो अवधारणाएं हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है। किनके संदर्भ में, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है असत्कार के बात के संदर्भ में आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, एक आम का वृक्ष आम के बीज से विकसित होता है,
सांख्य दर्शन अपने कारणता सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया की अपने विरोधी मतों को अस्वीकार करते हुए किस प्रकार व्याख्या करेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिन लोगों को पेपर चाहिए होगा वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे और किस तरह के क्वेश्चन बनती हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन किस प्रकार आत्मन की 50 स्कंधों के रूप में व्याख्या करता है, यदि आत्मा नहीं है तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष क्या है। तो ये बढ़िया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, जो लोग हम आपको पहले भी बताते हैं, क्लास में जब हम लेते हैं उसमें भी बताते हैं कि आप लोग जब तक सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप उसके पश्चात ऑप्शनल का जो पेपर होता है, उस पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे, टॉपिक है उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक मेंस आपका निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, उस पर गहराई से जाते हैं, डीप में समझते हैं, उनका मेंस में इतना समस्या नहीं आती है। ठीक है, जो लोग रट्टा मारते हैं मेंस में उन्हीं को समस्या आती है। बाकी जो लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक पे, गहराई में जाकर उसको समझते हैं, ठीक है, या प्रयास करते हैं, तो जो प्रयास करेगा सक्सेस तो उसी को मिलेगी। जो लोग रट्टा मारते हैं उनसे मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, सिर्फ प्रीलिम्स से होता है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन किस प्रकार आत्मन की 5 स्कंदों के रूप में व्याख्या करता है, यदि आत्मा नहीं है तो बौद्ध दर्शन में भी आपको बताना है कि आखिर मोक्ष क्या है। भैया आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष क्या है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जो लोग वास्तव में इसको गहराई से समझते हैं वो लोग मेंस में इसको कर देंगे आराम से। ठीक है, चाम्बार्क तथा जैन दर्शन की सत्य की अवधारणा के बीच के जो अंतर हैं उनको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चाम्बार्क और जैन दर्शन की सत्य की अवधारणा के बीच जो भी अंतर है, उनकी जो अंतर की व्याख्या है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी है। एक संभावना तथा अपरिहार्यता के रूप में दिव्य जीवन से अरविंद का क्या तात्पर्य है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, तो एक संभावना एवं अपरिहार्यता के रूप में दिव्य जीवन से अरविंद का क्या तात्पर्य है बताना है। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विशेष की तार्किक एवं तत्वमीमांसीय स्थिति का भी समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसके पश्चात अद्वैतवाद के अनुसार जीव एवं जीव साक्षी के स्वरूप एवं संबंध की भी विवेचना करनी है, ये चीज़ भी आपको बतानी है। बाकी यहाँ पे जो आपका फिलॉसफी का पेपर होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप सभी का क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने अभी तक एग्ज़ाम मेड जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी देखिएगा एग्जाम मेड जी का एक और चैनल है, जब आप चैनल में जाएंगे तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है। ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरे द्वारा क्लासें चलाई जा रही हैं, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चलाई जा रही है, तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।